हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारी पीपीबी की क्लास में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी मॉड्यूल बी की क्लास के साथ। तो आज हम मॉड्यूल बी में क्लास नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जहां पर डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल और टंडन कमिटी के दो मेथड, मेथड 1 और मेथड 2। तो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। सो वर्किंग कैपिटल पे आज अपना डिस्कशन होना है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो सबसे पहले बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के पहले। ये मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB बाय अरविंद सर। ये हमारा टेलीग्राम है जहां पर आपको एग्जाम और क्लास के रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस, अपडेशंस और आपको डाउट सेशंस, जो भी आपके डाउट है आप शेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट PYQs भी मिल जाते हैं वहां पे। चलिए, सबसे पहले जब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, तो देखिए किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को अगर आप रन करते हैं, एंटरप्राइज को अगर आप रन करते हैं, तो आपको दो प्रकार की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऐसी कैपिटल जो शॉर्ट टर्म में आपको रिक्वायर्ड होती है, कैपिटल जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायर्ड होती है, शॉर्ट टर्म यानी अल्प अवधि में जिसको आपको यूज करना होता है। दूसरी कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायर्ड होती है, लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसी कैपिटल जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। और दूसरी जो लॉन्ग टर्म के एसेट्स के लिए आपको रिक्वायर्ड है या लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायर्ड है उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फिक्स कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग किया जाता है आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस में जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हमारे मशीनरी परचेस करनी है, प्लांट परचेस करना है, इक्विपमेंट परचेस करना है, प्रॉपर्टी परचेस करनी है, उसके लिए हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो इसी के ऊपर है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर। तो वर्किंग कैपिटल मींस दोज लिक्विड फंड, वो लिक्विड फंड वेदर इट इज फॉर्म ऑफ कैश और डिपॉजिट in a bank or either way which an enterprise keep to manage day to day running expenses of the business। यानी कोई भी जो बिजनेस चल रहा है उसके जो डे टू डे आपके एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, इन एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सो इट इज मेजर ऑफ द कंपनीज लिक्विडिटी। इससे पता चल जाता है कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी है, इफिशियंसी क्या है कंपनी की, और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। सो अगर आप वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो जब भी आप वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग कैपिटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल को जब कैलकुलेट करते हैं तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटानी होती है। अगर हमें करंट एसेट्स हमारे ज्यादा हैं और करंट लायबिलिटीज कम है तो हमें जो वर्किंग कैपिटल मिलती है वो पॉजिटिव मिलती है। और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो एक्सीड करते हैं उनकी लायबिलिटी से। यानी जब भी पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल तभी आएगी जब आपके पास एसेट्स की मात्रा ज्यादा होगी आपकी करंट लायबिलिटी से। ठीक है, और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, गुड लिक्विडिटी को इंडिकेट करता है और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को इंडिकेट करता है। बट अगर आपकी करंट एसेट्स लेस देन है करंट लायबिलिटी से, आपकी करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, करंट एसेट्स अगर आपके कम है, तो आपको मिलेगी निगेटिव वर्किंग कैपिटल। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज हैं वो ओवरवे कर रही हैं करंट एसेट्स के ऊपर। इसका मतलब पोटेंशियल इशू है कंपनी के साथ, उसकी इफिशिएंसी कम है और उसके पास पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी पूछे जाते हैं, किससे रिलेटेड? हमारी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ये दो कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं या कंपीट करना चाहते हैं तो यहां पे हमें दो कंसेप्ट समझने होते हैं। पहला जो हमारा कंसेप्ट होता है वर्किंग कैपिटल के लिए वो होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। तो जब भी हमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी हम किसकी बात करेंगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल टोटल एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स, जितने भी टोटल करंट एसेट्स होंगे, अगर आप टोटल करंट एसेट्स को काउंट कर लेते हैं तो ये आपकी क्या होगी? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। यानी अगर आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप अपने टोटल करंट एसेट्स को क्या कर लीजिए? कैलकुलेट। तो आपको क्या मिल जाएगी? आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी।
लेकिन वहीं अगर आप नेट वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया नेट वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, अब इन दो कंसेप्ट्स को तो हम समझ गए। अगर हमें अपने करंट एसेट्स देखने हो तो हमारे पास कौन कौन से करंट एसेट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले करंट एसेट्स की बात करें तो जितना भी कैश ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, कैश इन हैंड, या हम कह देते हैं जो भी बैलेंस हमारा बैंक में है वो भी हमारा करंट एसेट्स है। जो भी सामान हमने क्रेडिट पे बेचा उसका जो पैसा हमें मिलना है, बिल रिसीवेबल्स, ये भी हमारा करंट एसेट्स है। अगर हमने किसी को उधार दिया है 12 मंथ से कम समय के लिए, सन्ड्री डेटर्स, वो पैसा जो हमें मिलेगा वो भी मेरा करंट एसेट्स है। अगर मैंने शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस दिए हैं, लिए नहीं दिए हैं, तो वो भी मेरा करंट एसेट्स होगा। हमारे पास जो भी इन्वेंट्री स्टॉक होगा, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे स्टोर एंड स्पेयर्स हो, चाहे फिनिश्ड गुड हो, ऑल दीज कम्स अंडर द करंट एसेट्स। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको जब हम जोड़ लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल करंट एसेट्स मिल जाता है। टोटल करंट एसेट्स हमें मिल जाता है। जब टोटल करंट एसेट्स मिल जाता है तो इसी को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। यानी हमारे पास टोटल वर्किंग कैपिटल या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी है, हमारे टोटल करंट एसेट्स के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब नेट वर्किंग कैपिटल हमने क्या बताया कि अगर आप नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको करंट एसेट्स में से क्या घटानी होती है, करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स तो मैंने देख लिए कि हमारे करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, बट जब हमें बात करनी होती है करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज में हमें जो बिल पे करने, यानी हमें अब पे करना है जो, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, हमने किसी से शॉर्ट टर्म के लिए उधार लिया, उसका पैसा देना है। अकर्ड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमें अभी करने हैं, शॉर्ट टर्म में करने हैं। शॉर्ट टर्म अगर हमने कोई लोन लिया है या एडवांस लिया है, ये हमारे पास किसी का डिपॉजिट है। डिविडेंड अगर हमें पे करना है, बैंक का ओवरड्राफ्ट अगर हमने लिया है, या प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्सेशन, ऑल दीज आर द करंट लायबिलिटीज। तो जब आपके पास आपको आपके करंट एसेट्स पाता हूं, आप उनमें से करंट लायबिलिटीज को घटा देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और होता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल। इसी वर्किंग कैपिटल साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है वर्किंग कैपिटल साइकिल या क्या होती है ऑपरेटिंग साइकिल। A normal operations of a business enterprise consist of some or all of the action like, जैसे सबसे पहले आप रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं, फिर उसको अपनी फैक्ट्री में क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और रॉ मटेरियल से आप क्या कन्वर्ट करते हैं, अपना फिनिश्ड गुड बनाते हैं। तो जब आप रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बना रहे होते हैं तो इसे कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहा जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। सेलिंग दीज गुड्स ऑन द कैश और क्रेडिट बेसिस, जब इनको आप बेचते हो और इनसे जो भी कैश आपको रिसीव हो जाता है, तो इस पूरी एक साइकिल को हम वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। यानी सबसे पहले आपने क्या परचेस किया, रॉ मटेरियल। क्या परचेस किया, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को आप फैक्ट्री में ले गए और वहां पे वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में आप गए, यानी वहां पे क्या कर रहे हैं, सामान आप बना रहे हैं। वर्क इन प्रोग्रेस को आप कन्वर्ट करोगे रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से आप क्या बना दोगे, अपना फिनिश्ड गुड। क्या बना दोगे, फिनिश्ड गुड्स आप बना दोगे, और फिनिश्ड गुड्स को फिर आप क्या करोगे, सेल करोगे। अब ये सेल दो प्रकार से होता है, या तो आप कैश में सेल कर दोगे, ठीक, तो पैसा मिल जाएगा, और अगर आपने क्रेडिट में सेल किया तो क्रेडिट का पैसा भी आपको कैश के फॉर्म में मिलेगा। तो ये फिर आप अगली साइकिल फिर वही पूरी चलाओगे। तो यहां जो आपके पास कैश था उससे आपने पूरी साइकिल करी कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, और इसी को हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब देखो याद रखिएगा दो पॉइंट, अगर ये साइकिल लार्ज होगी, अगर आपकी साइकिल लंबी होगी, लॉन्ग टाइम पीरियड की होगी, ठीक है, अगर आपकी साइकिल कैसी होगी, लॉन्ग टाइम पीरियड की होगी, लॉन्ग टाइम की होगी, तो यहां पे आपको लार्ज वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। और अगर ये साइकिल आपकी शॉर्ट टर्म की होगी, जितनी शॉर्ट टर्म की होगी, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल मैक्सिमम अप टू
12 मंथ तक की हो सकती है। कितने महीने की हो सकती है? 12 मंथ तक की होती है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है ना। अब टंडन कमेटी, टंडन कमेटी का जो मेथड है वो हम क्यों पढ़ते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कम पड़ रहा है पैसा, तो इसके लिए वो बैंक से फाइनेंस लेता है। और जब बैंक से फाइनेंस लेता है तो दो मेथड बहुत फेमस हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है टर्नओवर मेथड, जिसे हम नायक कमिटी मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है टंडन कमिटी मेथड या एमपीवीएफ मेथड, है ना, फर्स्ट लैंडिंग मेथड और सेकंड लैंडिंग मेथड। तो इनसे न्यूमेरिकल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टंडन कमिटी मेथड। ठीक है। सो अ स्टडी ग्रुप विच वाज हेडेड बाय श्री पीएल टंडन framed guidelines fast working capital loan in 1974। तो 1974 में एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया और उसका काम क्या था कि फास्ट वर्किंग कैपिटल लोन कैसे मिलेगा या कितना मिलेगा, किस आधार पे अब बैंक एनालिसिस करेगा। इस कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? पीएल टंडन। ठीक है। तो इन्हें हम टंडन कमिटी की जो रिकमेंडेशन आई है उनके आधार पे हम टंडन मेथड भी कहते हैं। सो दीज मेथड आर यूज्ड टू वर्किंग आउट द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ यूनिट में एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बैंक। यानी टंडन कमिटी मेथड से हम उस मैक्सिमम अमाउंट को निकाल पाएंगे जो एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन बैंक से एक्सपेक्ट करती है, बैंक से कितना मैक्सिमम उनको लोन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो इसी को हम मैक्सिमम परमिसेबल फाइनेंस कहते हैं। अब यहां पे जब हम टंडन कमिटी की बात करते हैं तो टंडन कमिटी ने 3 मेथड दिए। टंडन कमिटी के कितने मेथड हैं? टंडन कमिटी के कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। ठीक है। फर्स्ट मेथड जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? वर्किंग कैपिटल गैप, वर्किंग कैपिटल गैप पर। सेकंड मेथड जो किसके ऊपर बेस्ड है? करंट एसेट्स पे, टोटल करंट एसेट्स पे। और थर्ड मेथड भी है, थर्ड मेथड कोर एसेट्स पे। किस पे है बेस्ड? कोर एसेट्स पे। तो अब देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन में एग्जाम में जो रिकॉग्नाइज किया जाता है वो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड को सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। सो वही बात यहां बताई गई है। आउट ऑफ 3 मेथड प्रपोज बाय द टंडन कमिटी, मेथड 1 आल्सो कॉल्ड फर्स्ट मेथड एंड मेथड 2 आल्सो कॉल्ड सेकंड मेथड वर एक्सेप्टेड फॉर अप्रेजल ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट। यानी अगर कोई बैंक वर्किंग कैपिटल लिमिट को अप्रेजल करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो फर्स्ट और सेकंड मेथड को फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों। अब फर्स्ट मेथड क्या कहता है? व्हाट इज द फर्स्ट मेथड? फर्स्ट मेथड कहता है एज पर टंडन फर्स्ट मेथड या फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग, क्या कहता है कि जितना भी वर्किंग कैपिटल गैप होगा, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैपिटल गैप होगा, इसका 25% एज अ मार्जिन। मार्जिन का मतलब है जो बोरोवर को खुद लगाना पड़ेगा, बोरोवर को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और जो नेक्स्ट पैसा बचा जिसे हम एमपीबीएफ कहते हैं, एमपीबीएफ कहते हैं, वो वर्किंग कैपिटल गैप का कितना होगा? 75% होगा। ठीक है दोस्तों। अब जब भी आपसे टंडन फर्स्ट मेथड से न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आपको क्या कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है? जितना भी आपके पास टोटल करंट एसेट्स है, इनमें से हम अदर करंट लाइबिलिटीज को घटाते हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल गैप मिल जाता है। अब आप कहोगे सर अदर करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? अदर करंट लाइबिलिटीज का मतलब है जो टोटल करंट लाइबिलिटीज हैं, टोटल करंट लाइबिलिटीज हैं, उन लाइबिलिटीज में से आपको कौन सा पैसा घटा देना है? बैंक से बोरो किया गया, बैंक से जो आपने पैसा बोरोइंग की है उसको अगर घटा देंगे, यानी बैंक का पैसा छोड़कर, है ना, इसको अगर आप लेफ्ट कर देंगे तो आपको अदर करंट लाइबिलिटीज मिल जाएंगी। ठीक है। तो देखो एमपीबीएफ का फॉर्मूला क्या है? 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग। तो अदर देन बैंक बोरिंग वाली करंट लाइबिलिटीज क्या कहलाती हैं? अदर करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल करंट एसेट्स में से जब अदर करंट लाइबिलिटीज को हम घटाते हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल गैप मिल जाता है। एक न्यूमेरिकल को समझेंगे तो समझ में आएगा। अ कंपनी हैज टोटल करंट एसेट्स ऑफ ₹6,000। किसी कंपनी के पास जो टोटल करंट एसेट्स हैं वो कितने के हैं? 6,000 रुपए के। कितने हैं? 6,000 रुपए के। और उस कंपनी के पास अदर करंट लाइबिलिटीज है 1,000 रुपए की। अदर करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 1,000 रुपए की। ठीक है दोस्तों। अब हमें फर्स्ट मेथड से मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस कैलकुलेट करना है। ठीक। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि हमें दोनों चीजें सीधे सीधे दे दी गई, तो हमें सीधे सीधे वर्किंग कैपिटल गैप निकालना है
और हम अगर वर्किंग कैपिटल गैप निकालते हैं तो हमें टोटल करंट एसेट्स में से अदर करंट लाइबिलिटीज को घटा देंगे 6000 माइनस 1000, ठीक, तो हमें कितना मिल जाएगा, 5000 मिल जाएगा। अब हमें वर्किंग कैपिटल गैप मिल गया, कितना मिल गया, 5000। अब हमें क्या चाहिए, अगर हम इसका 25% निकालते हैं तो हमें बोरोवर का मार्जिन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बोरोवर का मार्जिन मिल जाएगा। और अगर हम इसका 75% निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, एमपीबीएफ मिल जाएगा। अब हमसे जो भी पूछ ले, हम दोनों कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बोरोवर मार्जिन, यानी 5000 रुपए का हम 1/4, 25% मतलब 1/4, तो 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1250 रुपए तो किसको लगाना पड़ेगा, खुद बोरोवर को, ठीक। अब एमपीबीएफ निकालेंगे तो 5000 का 75%, 75/100 कर दो, 3/4 होता है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है। तो 55 25, 5 सत्ते 35, 36 37 और एक जीरो, 3750 आपको मैक्सिमम एमपीबीएफ हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन में, 3750। कितना हो गया, 3750। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग। नाउ अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की। सो टंडन कमिटी सेकंड मेथड क्या कहता है, कहता है कि 25% ऑफ टोटल करंट एसेट्स एज अ मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा, अगर आप एमपीबीएफ निकालते हैं तो अपने करंट एसेट्स का 75% निकाल दो, माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही सॉल्व करते हैं। एक कंपनी के पास टोटल करंट एसेट्स है 6000 के, अदर करंट लाइबिलिटीज है 1000 की, ठीक है। अब हमें पता है टोटल करंट एसेट्स, तो पहले हम बोरोवर का मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। बोरोवर का मार्जिन यानी जो पैसा बोरोवर को लगाना है वो कितना होगा, 25% ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है। तो हम करंट एसेट्स हमारे पास 6000 का है और 25% का मतलब होता है 1/4, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, ठीक, 1500 रुपए, 1500 रुपए हमारा बोरोवर मार्जिन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एमपीबीएफ। क्या निकालना है, एमपीबीएफ। तो एमपीबीएफ का फॉर्मूला क्या है, एमपीबीएफ का फॉर्मूला है 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज। 75% ऑफ करंट एसेट्स यानी 6000 का हमें क्या निकालना है, 75/100 माइनस 1000, ठीक। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 पंचे 30, 6 7 42, 43 44 45, ठीक। इसमें से 1000 और घटा दो तो आपको मिल गया 3500। आपका एमपीबीएफ हो गया 3500 और आपका बोरोवर मार्जिन हो गया 1500, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके दो न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व करके आपको बता दिए। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इससे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने की संभावना है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग या आपके कंसेप्ट के रिगार्डिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप जेएआईबी की प्रिपरेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा जेएआईबी महापैक है, जो कि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप मई 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस बैच के साथ इस महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। ये महापैक आपको 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ में अवेलेबल है। 6 मंथ महापैक 2799, 12 मंथ महापैक 3999 और 24 मंथ महापैक 5999 में अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच भी अवेलेबल है। इसका रेगुलर प्लान आप 1999 रुपए में और प्रो प्लान आप 2999 में अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एमसीक्यू बैच भी आपके लिए अब लाइव हो रहा है, सो आप इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। रेगुलर प्लान को 1999 और प्रो प्लान को 2999 में। अगर आपके पास महापैक है, आपने महापैक लिया है, तो ये बैच उसमें भी इंक्लूडेड मिलेगा, तो आपको अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप में से कोई भी आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम आरबीआई में भी नौकरी करें, तो आप समर्थ 2.0 बैच के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। फेज 1 और फेज 2 दोनों की तैयारी यहां से हो जाती है। रेगुलर प्लान 2299 और प्रो प्लान 3799 में अवेलेबल है। बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स यानी पीडब्ल्यू की जेएआईबी की किताबें बहुत अच्छी हैं। एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सोल्यूशन, हर एक यूनिट के बाद क्वेश्चन विद केस स्टडीज और माइंड मैप विद क्विक रिवीजन। तो जो कुछ अच्छा इस किताब में हो सकता है जिससे आप जल्दी याद कर पाए, इन किताबों में आपको मिलता है। और लीस्ट प्राइस में ये किताबें भी आपको मिल रही हैं पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। आप बाय कर सकते हैं और
अपनी स्टडीज को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।